हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, या फिर जिनके पास सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं फिर से ब्लॉक नंबर फर्स्ट के यूनिट नंबर 3 के आखिरी कंसेप्ट के बारे में। यूनिट नंबर 3 में मैं देखना क्या था कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक तो FII में कैसे कैसे चेंजेस आई, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें किस तरीके से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना उनके लिए इजी कर दिया, लिबरलाइज कर दिया, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बायलैटरलिज्म, मल्टीलैटरलिज्म के बारे में। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहने वाले हैं, और एक बात करेंगे रीजनलिज्म के बारे में। तो ये सब कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमारे आखिरी कुछ कंसेप्ट्स रह गए हैं, उनको डिस्कस करके हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम चलेंगे यूनिट 4 की तरफ, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे चाहे 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो मैं बात कर रहा हूं FII पॉलिसी के बारे में, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई, कैसे उनके लिए ट्रेडिंग करना और इन्वेस्टमेंट करना हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, इंडियन अलग अलग डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कितना ईजी किया गया, ठीक है। तो किस किस तरह की पॉलिसी बनी, उन सब की बात करते हैं। तो देखते हैं FII पॉलिसी को। एंट्री ऑफ FIIs, यानी कि जो हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो एंट्री हुई आफ्टर 1993 में हुई थी, ठीक है, इज अ फॉलो अप द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हा कमेटी। अब जो ये नरसिम्हा कमेटी थी ना, उसके बाद कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन हुई थी यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम बिफोर 1992। अगर हम 1992 से पहले की बात करें, ओनली नॉन रेसिडेंट इंडियंस यानी कि जो NRIs हैं एंड ओवरसीज कॉर्पोरेट बैंक्स वर अलाउड टू अंडरटेक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मतलब सिर्फ इनको अलाउ था कि वो जो है इन्वेस्टमेंट करें इंडिया के अंदर, बाकी लोगों को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का अलाउ नहीं था। ध्यान समझना, किसको 1992 और 93 के बाद ही ये पॉलिसी आई थी, उससे पहले सिर्फ NRI यानी कि ऐसे इंडियंस, ठीक है, जो हमारी कंट्री में क्या हो रहे हैं, नहीं रह रहे हैं पर वो रेसिडेंट हमारी कंट्री गई हैं, ठीक है, सिटीजनशिप उनके पास इंडिया की है, वो रह कहाँ पे रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री में रह सकते हैं, तो उनके पास हक था इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, इनको सिर्फ अलाउ था किसका, इंडिया में पोर्टफोलियो बनाने का और इन्वेस्टमेंट करने का। पोस्ट 1992, लेकिन जैसे ही टाइम आया 1992 का, इसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट्स वर ओपन फॉर द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय FII। अब इसके बाद जो है ना, FII जो है वो भी अपना पैसा इंडिया में डायरेक्ट लगा सकते थे। तो 1992 में कहीं ना कहीं ये ट्रेड जो है वो भी स्टार्ट हो गई, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी लगाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। क्योंकि मैंने आपको बताया था 1991 में LPG पॉलिसी आ गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अब हमें हर लेवल पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को ईजी करना था। वही चीज यहाँ पे हुई कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास FII जो है उनके लिए ट्रेड करना और इन्वेस्टमेंट करना इजी हो गया, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते थे। FIIs वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन ऑल सिक्योरिटीज, यानी कि जो FII है अब उनको पूरी परमिशन दी कि वो जाके किसी भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडेड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो चाहे वो सेकेंडरी मार्केट हो। अब बात भी है, मार्केट दो तरह की होती है बिल्कुल। प्राइमरी मार्केट का मतलब पता है क्या होता है, जब पहली बार कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक, कोई भी एसेट क्लास, ठीक है, मार्केट में लिस्ट करवाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी शेयर मान लेते हैं, कोई भी कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिलहाल PW का शेयर आया, ठीक है, वो कंपनी जो है वो स्टॉक में लिस्ट हो गई। तो सबसे पहले IPO आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और वो हमेशा जो प्राइमरी मार्केट होता है ना वहीं पे इशू किया जाता है, वहीं पे लाया जाता है। फिर जब उसके एक बार जब IPO आ जाता है, जो उसके स्टॉक्स जो ट्रेड होते हैं ना वो किस में होते हैं, सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि जिनको IPO में हिस्सा नहीं मिला, IPO में जिनकी इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं हुई, वो चाहे तो जब एक बार वो कंपनी लॉन्च हो जाए तो सेकेंडरी मार्केट में जाके उसके शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। तो ये होते हैं दो तरह के मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, इंक्लूडिंग इक्विटी। इसमें हमारे पास इक्विटी भी आती है एंड अदर सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं ऑफ कंपनीज लिस्टेड इन स्टॉक चेंजेस इन इंडिया।
तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या आता है इन 1998, जब मैं 1998 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ना और कहीं ना कहीं रिलीफ दिया गया फॉरेन इन्वेस्टर्स को और फॉरेन ट्रेड को और इजी किया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी और ज़्यादा आसान किया गया यहाँ पे। तो इंडियन कंपनीज वर अलाउड टू इशू बोनस शेयर। अब 1998 में एक तो इंडियन कंपनीज बोनस शेयर इशू कर सकती थी। अब कईयों को यही नहीं पता होगा बोनस शेयर का मतलब क्या होता है। देखो जब भी हम किसी कंपनी के इक्विटीज को बाय करते हैं तो हम क्या बाय कर रहे हैं, उस कंपनी मतलब शेयर बाय करते हैं तो हम उस कंपनी के हिस्सेदारी ले रहे हैं, यानी कि हम उनके प्रॉफिट का हिस्सा ही बनेंगे। और अगर वो कंपनी ग्रो करती है और जो कैपिटल गेन मिलेगा हमें शेयर के प्राइस के बढ़ने के साथ साथ, उसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, उसका बेनिफिट भी हम ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें पता है क्या होती हैं कि जैसे मान लेते हैं कि भाई शेयर जो है वो काफी पुराना है, कंपनी काफी पुरानी है, ठीक है, उसका शेयर स्टॉक मार्केट में भागता ही जा रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो जो कंपनी है वो ग्रो करेगी, शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा, यानी कि धीरे धीरे शेयर प्राइस महंगा होता चला जाएगा। मान लेते कोई शेयर 1000 रुपए का है, वो 2000 रुपए भी जाएगा, 4000 रुपए भी जाएगा, 5000 रुपए भी जाएगा, 10000 रुपए भी जाएगा। जैसे जैसे उसका शेयर महंगा होगा ना, लोगों के लिए उस शेयर को लेके अफोर्डेबिलिटी कम होती रहेगी। क्योंकि इंडिया में एक चीज ध्यान रखना, हम शेयर्स को फ्रैक्शन में नहीं खरीद सकते, हमें पूरा एक शेयर खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो फिर भाई अब 10,000 रुपए का शेयर लोगों को बहुत महंगा लगेगा कई बार कि यार 10,000 रुपए में एक ही शेयर मिलेगा बस, तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ऐसे केसेस में ना जो कंपनी है वो बोनस शेयर इशू करती है। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, समझना इस चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं बोनस शेयर इशू हुआ 1:10 का, मतलब आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर मिलेंगे, ठीक है। अब आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर, ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है बोनस शेयर, लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लेते हैं कि कोई शेयर है किसी भी एक्स कंपनी का, वो 10,000 रुपए का था, अब एक शेयर के बदले उस कंपनी ने बोनस शेयर इशू के 10 शेयर, तो अब जो है ना उसके पोर्टफोलियो में, उस पर्सन के पोर्टफोलियो में 10 शेयर आ जाएंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अब 10 शेयर तो आ गए, लेकिन सबका प्राइस जो है ना 1000 रुपए हो जाएगा, यानी कि वही 10,000 रुपए 10 शेयर में क्या होगा, डिवाइड हो गई 1000 रुपए करके। अब इससे बात बेनिफिट क्या हुआ, बात तो वही रही कि पहले मेरे पास एक शेयर था 10,000 रुपए का, अब मेरे पास 10 शेयर है, वो भी 10,000 रुपए के हैं। लेकिन मेरे भाई इससे पता है क्या होता है, इससे उस शेयर की डिमांड और ज्यादा बढ़ती है मार्केट के अंदर, क्योंकि अब जो है ना लोग जो है उस कंपनी को अच्छा मानते थे, अब लोगों की अफोर्डेबिलिटी होगी, लोग उस शेयर को खरीद पाएंगे, अब ज्यादा शेयर बिकेंगे उस कंपनी के, और जब ज्यादा डिमांड होगी शेयर की तो शेयर प्राइस फिर से ऊपर जाएगा। तो यानी कि कभी भी अगर कोई कंपनी, कोई अच्छी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो जो लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें बेनिफिट्स होते हैं। शेयर प्राइस पहले कम होगा फिर और तेजी से बढ़ेगा, जिससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है, कि 1998 में इंडियन कंपनीज को क्या मिल गया, बोनस शेयर इशू करने का परमिशन मिल गया, और इसको राइट शेयर भी बोलते हैं, टू GDR, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी, और हमारे पास क्या हो जाएगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी। ये चीज ध्यान रखना। इवोल्यूशन ऑफ FII पॉलिसी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, FII की क्या आ गई, पॉलिसी आ गई। तो ये इवोल्यूशन हुआ FII की पॉलिसी में। इन इंडिया हैज टेकन फॉर्म ऑफ, किन किन फॉर्म में वह समझाता हूँ। पहला पॉइंट क्या मिला, रिलैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर FIIs, यानी कि रिलैक्सेशन मिल गई इन्वेस्टमेंट लिमिट्स पे, ठीक है, FII की, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि भाई पहले कुछ कंपनीज के अंदर कुछ जगह पे FII को परमिशन ना हो इन्वेस्ट करने की, या फिर कम लिमिट हो इन्वेस्टमेंट करने की, अब वो भरपूर अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते थे, तो वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू कर दी। दूसरा, रिलैक्सेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस में रिलैक्सेशन आया कि ज्यादातर टर्म्स एंड कंडीशंस जो हो सकता है हार्ड हो FII इन्वेस्टर्स के लिए, वो इन्होंने वापस ले ली पॉलिसी से, ठीक है, और इजी कर दिया, यानी कि जो FII है वो मोटिवेट हो इन्वेस्टमेंट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट FII का नहीं है ना कि FII इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेनिफिट हमारा भी है। आज भी हम जब बात करते हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में एक्टिव रहते होंगे ना, पता होगा कि स्टॉक मार्केट में अभी भी क्या बात करते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट जो है वो क्या है, कहीं भी मूव नहीं कर रही, ठीक है, साइडवेज है काफी सालों से, पिछले पास्ट 1-2 ईयर से साइडवेज है, ज्यादा बढ़ नहीं रही। उसका एक मेन रीजन है कि FII अपना पैसा निकाल रहे हैं लगातार, यानी कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी मार्केट ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पा रही है। लेकिन जैसे ही FII का फ्लो आएगा पैसे का हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो वापस वो बढ़ना चालू कर देगी, यानी कि बेनिफिट हमारा भी होता है, हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करती है जब FII हमारी कंट्रीज में आके पैसा लगाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो हैं उसमें रिलैक्सेशन दी गई। इसके अलावा तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या आता है, लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेसिबल टू FIIs, यानी कि जो भी लिबरलाइजेशन है इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को लेके, वो FII के लिए क्या हो गया, काफी ज्यादा एक्सेसिबल हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना काफी ईजी कर दिया गया FII के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना
चाहूँगा इस टाइम पे ना पता है क्या हुआ था कि जो भी स्टॉक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल हो गया, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई हैं, एफआईआई को ये तक परमिशन दे दी गई कि आप चाहो तो उन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो इनिशियल लेवल पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं है। यानी कि ऐसे एसेट्स को ही बाय कर सकते हो जो हमारी मार्केट्स में किसी भी एक्सचेंज में, ना तो एनएससी ना ही बीएससी में स्टैब्लिश नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमने कुछ देखा कि भाई स्टार्टिंग में पॉलिसी कैसी थी 1992 से पहले वाली, 1992 और 93 में क्या चेंजेस आए और 1998 में कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे किए गए। अब समझते हैं अगला टॉपिक, रीजनलिज्म को समझते हैं। तो देखो रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो कुछ कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और जो हमारा इंडिया है वो एशिया के अंदर आता है। अब जो एशिया का पार्ट है हम, तो एशिया में तो और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब इस रीजनलिज्म का मतलब पता है क्या होता है कि हम जो है वो अपने पड़ोसियों से भाईचारा बना के रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आपने देखा होगा जब हम किसी भी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहा हूँ, जब हम किसी भी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं ना, तो क्या करते हैं अपने आसपास के लोगों से बना के रखते हैं कि कल को कोई भी प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम में, ठीक है। पर कब, जब हम उनसे अच्छी बना के रखेंगे। सेम ऐसे ही जब उनकी कोई प्रॉब्लम होती है हम भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी सोल्व हो जाए, क्योंकि हेल्प की जरूरत किसी भी टाइम किसी को भी पड़ सकती है। सेम ऐसे ही जब हम कंट्री लेवल की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में हम सब जानते हैं कि जो इंडिया है या फिर जो ज़्यादातर इकोनॉमीज हैं जो अंडर डेवलप्ड थी या फिर डेवलपिंग नेशन थी, ठीक है, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा था। वो फॉरेन ट्रेड ज़्यादा नहीं करती थी, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम से कम रखती थी, कोशिश करते थे कि जो भी हमारी कंट्री में नीड्स हैं उसे हम खुद फुलफिल करें, जैसे इंडिया ने भी किया था स्टार्टिंग में। वो तो 1991 के बाद 1980 के बाद कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा मामला संभला और हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी बूस्ट हुई। उसके बाद जाके हमने फॉरेन ट्रेड्स वगैरह स्टार्ट किए। उससे पहले तो फॉरेन ट्रेड्स का नाम कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि स्टार्टिंग में हम सिर्फ अपने रीजनल इलाकों में, यानी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, चाइना, इन सब की हेल्प से हम ट्रेडिंग करते थे। आज भी चाइना से हमारी बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होती हैं, ठीक है, भले ही उन्होंने कितना बैन किया हो बीच में, जब उन लोगों ने हमारे बॉर्डर वगैरह पे अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी आज भी हम उनके बहुत सारे ट्रेड्स करते हैं। तो यही चीज़ होती है कि हम जो है ना वो सेम रीजन में रह रहे हैं, तो हम आपस में कोशिश करते हैं कि जो भी हमें इंपोर्ट वगैरह करना हो तो वो आसपास ही कंट्री से हो जाए, ठीक है, और जो भी एक्सपोर्ट करना है वो भी हम आसपास ही कंट्री में कर ले, और आपस में ही हम लोग जो है एक तरह से कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और आपस में ही ट्रेड वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़, इसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनलिज्म बोलते हैं। तो रीजनलिज्म इज अ टर्म यूज्ड फॉर इन गेट एंड द WTO। तो ये टर्म जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होती है, ठीक है। टू रेफर टू प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जहां पे हम क्या करते हैं, यार अपना PTA यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, यानी कि जिनसे हमारी अच्छी बन रही है हम उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स बना लेते हैं कि भाई हम आपके साथ ट्रेड करेंगे। क्योंकि देखो लिबरलाइज ना होने का मतलब ये नहीं होता कि हम जो है बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रहे थे, इंडिया बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रहा था। भाई बहुत सी चीज ऐसी है जो हमारे देश में पॉलिसी नहीं होती, उसके लिए तो हम बाकी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है ना। तो ऐसे केसेस में हम ट्रेड कर रहे थे लेकिन लिमिटेड कर रहे थे और कुछ एग्रीमेंट्स के साथ कर रहे थे, यानी कि टफ था ट्रेड करना। स्टार्टिंग में इतना आसान था ट्रेड करना, जितना 1991 के बाद LPG पॉलिसी आने के बाद ट्रेड इजी हुआ है, इतना ट्रेड इजी नहीं था पहले के टाइम में। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स PTA हुआ, ठीक है। रीजनलिज्म एज द प्रोसेस बाय विच रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स, यानी कि जहाँ पे हमने क्या किया, रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स किए, RTA किए, ठीक है। सर्व एज एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट टू लिबरलाइज द फैसिलिटेट ट्रेड ऑन रीजनल बेसिस, यानी कि जहां पे हम रीजनल बेसिस पे ट्रेड करेंगे, यानी कि हमारे आसपास जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे और ट्रेड साइन करेंगे और ट्रेड करेंगे उनके साथ। तो RTA कैन टेक सेवरल फॉर्म्स। अब इससे पहला पार्ट क्या आता है, फ्री ट्रेड एरिया, कि भाई फ्री ट्रेड एरिया बना दिया कि भाई जैसे मान लेते हैं इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड एरिया हमने बना लिया कि भाई इंडिया जो है वो चाइना को इंपोर्ट भी करेगा और वहां से एक्सपोर्ट भी कर सकता है। सेम ऐसे चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया इंडिया के साथ, ऐसे ही बाकी अदर कंट्री के साथ भी जो हमारे रीजन के अंदर था या फिर एशियन कंटिनेंट का पार्ट था, एशिया का पार्ट था, तो उनके हमने ट्रेड साइन कर लिए। ऐसे हमने और भी कंट्रीज हमारी अच्छी खासी बनती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रशिया से अच्छी बनती है इंडिया की, ठीक है, तो हमने वहां पर बहुत सारी ट्रेड पहले से ही साइन कर रखे थे, वहां भी पहले हम ट्रेड करते थे। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रीजनलिज्म बोलते हैं। तो फ्री ट्रेड एरियाज डेवलप कर ले कि यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड इजीली करेंगे। इसके बाद बी पार्ट क्या आता है, कस्टम यूनियंस, ठीक है भाई, कस्टम यूनियंस बना लिए बहुत सारी, ठीक है। सी, एक कॉमन मार्केट बना ली। मार्केट क्या होती है, जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं, एक कॉमन मार्केट बना ली कि ये डिफरेंट रीजन है, इन रीजन की ट्रेडिंग हम इस मार्केट के अंदर करेंगे। फिर इकोनॉमिक यूनियंस बना ली, मतलब ग्रुप बना लिया अपना एक, ठीक है, कि ये हमारा
हमारा एक ग्रुप है, हम इसी के अंदर क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब दो टॉपिक और रह गए हमारे पास यहाँ पे, बायलैटरलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म। क्या हुआ भाई, कुछ चाहिए क्या? ठीक है, तो ये देखते हैं बायलैटरलिज्म एंड मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, तो बायलैटरलिज्म और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स आर टू वेज एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज टू एक्सटेंड स्पेसिफिक प्रिविलेज नॉट एक्सटेंड टू अदर्स। यानी कि बायलैटरलिज्म में हम क्या कर रहे हैं कि भाई दो ग्रुप, देखो नाम ही क्या है, बायलैटरलिज्म, बायो लगा हुआ है यानी कि टू। ठीक है, यानी कि दो कंट्रीज आपस में अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि हम लोग आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करेंगे। जिन गुड्स की मुझे जरूरत पड़ेगी भाई तू सर्व कर दियो, ठीक है, और जिन गुड्स की तुझे जरूरत पड़ेगी मैं सर्व कर दूंगा। ऐसा हम कई बार ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, दो कंट्रीज आपस में, भाई मान लीजिए दो पड़ोसी हैं, काफी अच्छे हैं, वेल डेवलप्ड हैं, ठीक है, और वो अपना काम जो है वो इस तरीके से ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करके कर रहे हैं। तो इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, बायलैटरलिज्म बोलते हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये टू वेज एग्रीमेंट हो गई ऑन ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, जहां पे हम सिर्फ दो कंट्रीज में ट्रेड करेंगे टू एक्सटेंड स्पेसिफिक प्रिविलेज, ताकि एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल सके हमें, नॉट एक्सटेंड टू अदर्स, लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा ये ऑप्शन। टू बिकम वाइड स्प्रेड इन 1930s विद कंट्रीज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फॉल इन इंटरनेशनल ट्रेड ड्यूरिंग डिप्रेशन। यानी कि चीज क्यों की गई थी, इसका मतलब ये था कि भाई जब बहुत सारे डिप्रेशन आ रहे थे, इकोनॉमिक में उथल पुथल चल रही थी इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक है, कभी कुछ फेमाइन आ गया, वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड, तो इन सब चीजों से बचने के लिए चीजें बनाई जाती थी कि भाई ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई इस ग्रुप का भी क्या अपना एक दबदबा है, ठीक है, इन्होंने भी, इनके पास भी है स्ट्रॉन्ग पर्सन है। क्योंकि हम जनरली यूनिटी शो क्यों करते हैं, ताकि लोगों को लगे कि भाई ये पर्सन, ये देश भी है, अकेला नहीं है, ठीक है, इसके साथ भी क्या है, मल्टीपल देश जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वही चीज थी। और दूसरी बात, ट्रेडिंग भी इजी रखनी थी दो कंट्रीज के बीच में, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन से बचना था, इकोनॉमिक स्लो डाउन से बचना था, और उन सब चीजों के लिए क्या जरूरी था कि भाई कंट्रीज आपस में एक दूसरे को ग्रो करवाने में हेल्प करें। और इसमें जो बायलैटरलिज्म है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था कि दो कंट्रीज आपस में अपना एग्रीमेंट कर रहे हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ट्रेड जो है किसी भी चीज की कर रहे हैं। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, While India has always stood for rule-based multilateral trading system, लेकिन इंडिया जनरली कोशिश करता है कि वो मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करे, MTS, इन रिसेंट ईयर। ठीक है, खासकर स्टार्टिंग के सालों में इट हैज बीन एक्टिव विद बायलैटरल एग्रीमेंट्स, लेकिन साथ साथ बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हो रहे थे। ठीक है, हमारे कुछ एग्रीमेंट्स, ठीक है भाई, मान लीजिए रशिया के साथ चल रहे हैं, अदर अदर कंट्रीज हैं, दुनिया भर के हमारे एग्रीमेंट्स जो हैं उस टाइम पे चल रहे थे अलग अलग कंट्री के साथ, जहां से हमारी अच्छी बन रही थी, जो हमारी हेल्प भी कर रहे थे, हम भी उनकी हेल्प कर रहे थे। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या आता है, मल्टीलैटरलिज्म और मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स आर द एग्रीमेंट्स फॉर डीपिंग ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, ताकि हम ग्लोबल ट्रेड कर पाए, क्योंकि मल्टीलैटरलिज्म बोलते हैं इसे, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज इकट्ठे अपनी एक यूनियन बना रही है और क्या कर रही हैं, ट्रेडिंग को पॉसिबल कर रही हैं। ठीक है, तो ग्लोबल ट्रेड एंड डेवलपमेंट दे आर फाउंडेड ऑन कोर प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। और यह इनका कोर प्रिंसिपल क्या होता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इस ग्रुप में जो भी रहेगा उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जो भी एग्रीमेंट के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो भी पॉलिसीज के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सभी कंट्रीज के लिए समान रूप से लगाई जाएंगी। तो ये कुछ तरीके थे ट्रेड को इजी रखने के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया कि जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, क्यों रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और कैसे सब सारी चीज़ें हुई, ये सब कुछ देखा हमने क्या इस कंप्लीट चैप्टर में। खासकर हमने ये भी देखा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरीके से होते हैं FII की इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है कि इंडिया के बहुत से, मतलब बहुत कम परसेंटेज ऐसा है, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड वगैरह में या फिर SIPs में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जनरली इंडिया जो है ना, इंडिया के लोग जो थोड़ा सेफ गेम खेलना पसंद करते हैं, जैसे कि FDs में इन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर सेविंग अकाउंट में पैसा रखा रहने दिया। तो वो चीज़ें थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कंपनीज हमारी हैं, स्टॉक मार्केट हमारी है, और हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम करेंगे तो भाई वो पैसा कंपनीज के पास जाएगा, कंपनी का पैसा क्या होगा, फिर क्या होगा, ग्रो होगा, कंपनीज ग्रोथ करेंगी, ठीक है, कंपनीज एक्सपेंड करेगी तो इकोनॉमी भी क्या होगी, अपने आप ही एक्सपेंड होगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये सब बेनिफिट मिलते हैं किसके जरिए, ट्रेडिंग सिस्टम के जरिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। नोट्स के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं।